डायलॉग जो मुझे लोग मेयो क्लिनिक में बोला करते थे कि दे आस्क्ड मी व्हाट डू यू थिंक यू नीड टू विन अ नोबेल प्राइज। अगर आपकी शिद्दत है, आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, सो रिसर्च वाज एंड इज स्टिल माय पैशन, सो फिर आप टाइम निकाल ही लेते हो। एंड मेरे को तो ये भी लगता है एमबीबीएस स्टूडेंट अगर एफर्ट मारता है टू फाइंड अ मेंटर, टू टॉक टू अ मेंटर, तो मेंटर से भी तो वो नेटवर्किंग एग्जैक्टली हो रही है, उससे उसको बेनिफिट्स मिलेंगे। हाउ डू यू नो विच डोर टू अप knock ना? So till you stand on the stage, till you go to that podium, you don't see the world. So वो बहुत ज़रूरी है, अपने thought process narrow minded से निकलना और दुनिया एक्सप्लोर करना। So research gives you that opportunity to explore. मैं एम्स का स्टूडेंट होना और मेयो में जाना, इससे फ़ायदा मिला। एक बड़ी फेमस चीज़ जो मेरे प्रोफेसर मुझे बोलते थे कि न्यूरो सर्जरी में वक्त से पहले और वक्त से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है ना मिलने वाला है। एब्सोल्युटली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली डॉक्स, जहां वाइट कोट सिर्फ कहानी की शुरुआत है। आज के जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोडक्शन तो चाहिए नहीं है। एवरीबडी नोज हिम एज डॉक्टर रवि शर्मा, न्यूरो सर्जन। इनका स्पेशल बात यह है कि ही हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग एसोसिएशन विद एम्स, MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी सब एम्स से किया, वहाँ फैकल्टी बने, एंड नाउ ही इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट इन अ वेरी बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इन दिल्ली NCR। एंड एक और एस्पेक्ट है जो इतना कवर नहीं हुआ है, इज हिज रिसर्च बैकग्राउंड। ही हैज़ मोर देन 120 पब्लिकेशन, मल्टीपल ग्रांट्स, फेलोशिप्स, ऑल बेस्ड अराउंड रिसर्च। सो आज हम उनसे जानेंगे व्हाई इज रिसर्च इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू डू इट। सो लेट्स क्विकली डाइव इनटू द पॉडकास्ट। वेलकम डॉक्टर रवि। Thank you. So it's great having you here. Yeah, I'm excited too. Nice. So guys, आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज गिफ्ट है, एंड सो फॉर दैट प्लीज स्टिक टू द एंड। सो ऐसा है कि आपको अगर लाइफ में ना टाइम ना होना किसी चीज़ के लिए ना, हाँ, वो एक बहाना होता है। कोई बात कितना तो भी सही। बिजी हो तो उसका टाइम ना होना एक बहाना होता है। जैसे यू आर ऑल्सो बिजी ऑर्थोपेडिक सर्जन, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू कंडक्ट दिस पॉडकास्ट, यू आर इंटरव्यूइंग वेरी बिग शॉट पीपल। सो अगर आपकी शिद्दत है, आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, सो रिसर्च वाज एंड इज स्टिल माई पैशन, सो फिर आप टाइम निकाल ही लेते हो। बात तो सही है। तो ये आपने MBBS में शुरू कर दिया था? हाँ, इनिशियल पार्ट मैंने MBBS में ही स्टार्ट कर दिया था। तब मैं थोड़ा उतना ओरिएंटेड नहीं था, बिकॉज राइट। 20 साल का लड़का कितना ही ओरिएंटेड हो सकता है रिसर्च के बारे। और उस टाइम पे मेरे आइडियाज़ उतने फॉर्मलाइज नहीं थे। रादर मैंने अपनी पूरी MBBS में पब्लिकेशन कोई भी नहीं की, ओके। बट हाँ रिसर्च एक्सपोजर सिग्निफिकेंट था मेरा, बट कोई पब्लिकेशन में मटेरियलाइज नहीं हुआ। जैसे लोगों को लगता है कि रिसर्च करे तो पब्लिकेशन होनी चाहिए। एग्जैक्टली। इनिशियल पार्ट ऑफ योर रिसर्च करियर में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आपको अपना ग्रुप ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। आपको ये समझ आने के लिए कि पब्लिकेशन लिखते कैसे हैं, कौन सी पब्लिकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, हाँ, रिजेक्शन कैसे फेस करते हैं, वो सब समझने में मुझे बहुत टाइम लगा। और मुझे किस तरह की रिसर्च करनी है वो भी समझने के लिए बहुत टाइम लगा। सो पहले 5 साल तो मैंने बस रिसर्च देखी है, सुनी है, की है, उसका आउटपुट मुझे भी नहीं मिला। डिस्पाइट आई वॉज इन एम्स एंड आई वॉज वर्किंग इन US ऑल्सो, बट स्टिल इट टेक्स टाइम टू गेट इन टू द ग्रूव। तो इसका क्या एक्सपोजर मिला रिसर्च का, और कहाँ से स्टार्ट हुआ? सो मेरा पहला रिसर्च एक्सपोजर वॉज व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ माई MBBS एट एम्स दिल्ली। सो KVPY एक रिसर्च स्कॉलरशिप होता है, राइट। उसमें मैंने बायोफिजिक्स, हमारी जो लैब थी प्रोफेसर TP सिंह के अंडर, पहला प्रोजेक्ट उस लैब में किया मैंने ओके। ऑन लैक्टोपेरोक्सीडेज। एंड ही इज़ अ वेरी वेरी फेमस डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ आवर कंट्री, प्रोफेसर TP सिंह। सो उनकी लैब में उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। ऑब्वियसली उस स्टेज पे आप तो एक PhD स्टूडेंट की तरह नहीं हो, आप तो एक 19-20 साल के MBBS स्टूडेंट हो जिसको बस ये है कि मुझे रिसर्च एक्सपोजर चाहिए। तो सर ने वो अपॉर्चुनिटी दी मुझे, लैब में क्रोमेटोग्राफी कैसे करते हैं, प्रोटीन आइसोलेशन कैसे करते हैं। तो मैंने देखा, विद हेल्प ऑफ दिस PhD मैंने एक पेपर लिखा, उसको मैंने सबमिट किया। सो पहली बार मुझे रिसर्च का फ्रूट मिला। ऑनेस्टली मैंने उसके लिए उतनी मेहनत नहीं की थी, उनकी लैब में ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, बट उस लैब की बदौलत मुझे मेरा पहला लाइफ का एक एक्सपोजर मिला और स्कॉलरशिप मिला। और जिस स्कॉलरशिप के कारण मुझे फर्दर मोटिवेशन मिला कि दिस इज समथिंग आई माइट बी इंटरेस्टेड इन। सो उसको एक्सप्लोर करने के चक्कर में मैं US गया अपनी MBBS के विद इन माई MBBS इन माई 3rd ईयर विच वॉज इन माई 6th सेमेस्टर। तो मैं 4 महीने US में मैंने मेयो क्लिनिक रिसर्च में काम किया।
and I worked under Professor Wenda Lennon. She is actually the wife of Professor Edward Lambert. जो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम हम अच्छा। MBBS में पढ़ते हैं, हाँ। so वो लैम्बर्ट ईटन लैब जो है मेयो क्लिनिक में, उस लैब में मैंने 4 महीने काम किया. कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर, कोर लैब वर्क. या कोर लैब वर्क. सो बिकॉज उस टाइम पे मुझे ऐसा ही था कि मुझे रिसर्च करनी है, बिकॉज मुझे जो इनिशियल एक्सपोजर मिला KVPY के टाइम, तो मुझे लगा नहीं सब बढ़िया है, अच्छा है, एंड इट गिव्स यू दैट इंटेलेक्चुअल फीडबैक. तो मैंने 4 महीने वहाँ पे काम किया एंड आई वॉज ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट एक्सपोजर, बिकॉज उस टाइम तक मेरा लाइफ में सपना था न्यूरोलॉजिस्ट बनना. मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि न्यूरोलॉजिस्ट क्या काम करता है, न्यूरो सर्जन क्या काम करता है. मुझे लगता था सब कुछ सिमिलर सा ही होता होगा, मुझे तो ब्रेन में इंटरेस्ट है. सो इट वॉज वेरी rudimentary type of concept, but yes, very beautiful exposure for 4 months in Mayo Clinic in the year of 2012. उसके बाद मैंने इंटर्नशिप तक कुछ रिसर्च में पर से नहीं किया. उसके बाद मैंने जितना किया रेजिडेंसी के बाद किया, अपनी रेजिडेंसी में ही किया MCH करते हुए. MBBS में यही 2 एक्सपोजर थे, बट येस आई गॉट एक्सपोज टू बेसिक साइंस रिसर्च फर्स्ट. एंड एक बड़ा फेमस डायलॉग जो मुझे लोग मेयो क्लिनिक में बोला करते थे कि दे आस्क्ड मी व्हाट डू यू थिंक यू नीड टू विन अ नोबेल प्राइज. सो मैंने बहुत कुछ ऐसे फट्टे मारे, बट मुझे लोगों ने बताया इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स यू लिव्ड, राइट. सो आपको साल चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च में सक्सेसफुल होने के लिए. ही सेड बिकॉज इवन डॉक्टर लैम्बर्ट वर्कड फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम फॉर 30 years. तो रिसर्च ना बड़ा लंबा है, स्पेशली बेसिक साइंस रिसर्च. फ्रूटफुल होगा कि नहीं, टाइम है. सो वो थोड़ा सा पार्ट मुझे डिस्करेजिंग भी लगा उस टाइम पे, बिकॉज उस टाइम तक मैं सोच रहा था कि मैं PhD करूँगा और मुझे रिसर्च करनी है. बट मेरे गाइड ने मुझे उस टाइम समझाया कि यू आर नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन, तो मेरा रिवॉर्ड थोड़े जल्दी चाहिए लाइफ में, ग्रेटिफिकेशन जल्दी चाहिए. सही बात है. अब बेसिक साइंस रिसर्च में ना ग्रेटिफिकेशन बड़ी लेट आती है, आएगी कि नहीं पता. आप इतने सेल कल्चर करते रहो, आप सालों साल गए, ज़रूरी नहीं होता. तो बहुत पेशेंट आदमी चाहिए, आपका टेम्परामेंट चाहिए रिसर्च के लिए. इट नीड्स अ वेरी काम, पेशेंट एंड पर्सन फॉर अ लॉन्ग हॉल. ऐसा नहीं कि, तो मैं मैराथन वाला बंदा नहीं था, मैं स्प्रिंट वाला था. तो मैं 100 मीटर भाग के जीत सकता हूँ, बट उसके बाद मुझे है कि नेक्स्ट चाहिए. तो फिर आई रियलाइज्ड इन दैट कि आई हैव टू डू रिसर्च, बट आई विल गो फॉर क्लिनिकल रिसर्च. मुझे साथ में क्लिनिकल टच भी चाहिए. मुझे PhD नहीं करनी है, मैं MD, MS, MCH जो भी करूँगा फ्यूचर में, उसके साथ रिसर्च परस्यू कर लूँगा. सो दिस वॉज माई कंक्लूजन ऑफ माई एक्सपोजर एट मेयो क्लिनिक. जो मुझे पर्सनल इंसाइट मिली, एक्सपोजर वॉज अमेजिंग, बट पर्सनल इंसाइट ये मिली कि मुझे कोर रिसर्च नहीं करनी, बिकॉज मेरा टेम्परामेंट नहीं है इतना लॉन्ग हॉल के लिए. तो इसमें एम्स का स्टूडेंट होना और मेयो में जाना, इससे फ़ायदा मिला या ऐसा लगता है कि डजेंट मैटर? नहीं, देखिए एम्स का MBBS ग्रेजुएट होने का बहुत फ़ायदा है. उसका सबसे बड़ा फ़ायदा था कि व्हेन एम्स रिकमेंड्स यू, लाइक द डीन ऑफ एम्स उस टाइम पे जो थे, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था बिकॉज मैं उस अपने MBBS बैच 2009 बैच का बेस्ट ग्रेजुएट था. सो दे जनरली रिकमेंड स्टूडेंट्स हु आर द बेस्ट ग्रेजुएट्स फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ लाइक मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, मेयो क्लिनिक, जॉन्स हॉपकिंस. सो एम्स का बहुत क्रूशियल रोल था. आप जब भेजते हो रिकमेंडेशन, आपको CV भी भेजना पड़ता है, आपको यू नीड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑल्सो. राइट. सो मेरे जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉफ के कंसल्टेंट्स थे, प्रोफेसर्स थे एम्स में, उन्होंने मुझे बेस्ड ऑन माय फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफ इन एम्स रिकमेंडेशंस दिया. सो डेफिनेटली दोज रिकमेंडेशंस हेल्प मी. सो येस, आई कुड रीच मेयो क्लिनिक बिकॉज आई वॉज इन एम्स. बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एम्स में ही होने चाहिए तभी पहुंच सकते हो, वो भी गलत सोच है. बिकॉज इट इज़ जस्ट यू नीड समवन टू गिव यू अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो कि आपको एटलीस्ट एक्सेप्टेबल लगे टू द फैकल्टी सिटिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स. राइट. और फिर ये पेपर पब्लिकेशन कब स्टार्ट हुआ? ये पेपर पब्लिकेशन मेरी रेजिडेंसी में स्टार्ट हुआ. हाँ. मैंने MBBS के बाद MCH न्यूरोसर्जरी 6 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स उठाया एम्स में. सो मेरी ज़िंदगी पूरी एम्स में ही बीत गई है अब टिल 2024 फॉर लास्ट. MBBS, फिर 6 ईयर MCH, फिर 1 साल फेलोशिप, फिर 1 साल पूल ऑफिसर रिसर्च जॉब इन CSIR, फिर एज फैकल्टी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन एम्स, देन फाइनली मूविंग टू कॉर्पोरेट. सो MBBS में तो चलो शौक से किया. अब मैं आपको ऑनेस्ट चीज़ बताता हूँ, MCH न्यूरोसर्जरी में जबकि वो इतनी बिजी थी, भयंकर बिजी, मतलब मैं इसमें कोई शुगर कोट नहीं करता, इट इज़ क्रेजी हेक्टिक. आपका 36 आवर 48 आवर शेड्यूल तो नॉर्मल है. बिल्कुल. कब उठोगे, कब दिन होगा. मेरी वाइफ
सो रही होती थी तब मैं जाता था, वापस आता तब भी सो चुकी होती थी, तो मतलब इट वॉज लाइक वेरी डिफिकल्ट फेज, बहुत हेक्टिक था. बट मैंने रेजिडेंसी में पब्लिकेशन लिखना इस करके शुरू किया बिकॉज ना रेजिडेंसी में जो बहुत लोगों ने और भी फील किया होगा, शायद आपने भी अपनी रेजिडेंसी में फील किया होगा, एक स्टेज के बाद ना काम में रिडंडेंसी आनी शुरू हो जाती है. इट स्टार्ट्स गेटिंग बोरिंग ऑब्वियसली ना. आप फर्स्ट ईयर हो, आप वार्ड में ही हो, सेकंड ईयर हो आप आईसीयू में ही हो, थर्ड ईयर हो आप फर्स्ट ऑन कॉल ही हो, द केसेस स्टार्ट्स गेटिंग रिपीट. सो देयर वाज अ फेज इन माय रेजिडेंसी जहाँ पे मैं ना कुछ थोड़ा सा लॉस्ट हो गया था 3-4 महीने के लिए. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ. अब एक बड़ी फेमस चीज़ जो मेरे प्रोफेसर मुझे बोलते थे कि न्यूरो सर्जरी में और अदर किसी भी सर्जिकल स्पेशलिटी में वक्त से पहले और वक्त से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है ना मिलने वाला है. एब्सोल्युटली. ठीक है ना. तो अब मुझे तो समझ आ गया था 1.5 साल में कि ना वक्त से पहले ना वक्त से ज़्यादा किसी को मिलने वाला है. तो ऐसा नहीं है कि मैं सेकेंड ईयर हूँ तो मैं फर्स्ट ऑन कॉल वाले केस कर सकता हूँ. तो देयर इज़ अ हायरार्किकल सिस्टम. तो उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा ना बोर हो रहा था. आई वॉज गेटिंग लॉस्ट. सो मैंने सोचा कि मुझे एक फीडबैक सिस्टम बनाना है जिसमें मुझे ये लगे कि मैं कुछ कर तो रहा हूँ प्रोडक्टिव, रादर देन जस्ट गोइंग टू वार्ड कि सिर्फ मैं बैठ के सैंपल ही खींच रहा हूँ. बिकॉज वो आ जाता है एक स्टूडेंट के दिमाग में ना, उस सबके इस करके लोग अपनी रेजिडेंसी में ना लॉस्ट हो जाते हैं. उनको लगता है कि यार पता नहीं क्या ले लिया. तो वो जो स्पाइस मिसिंग था वो मैंने रिसर्च से जनरेट किया. बिकॉज मुझे ये था कि मैं अगर कुछ लिख कर भेजता हूँ तो अगर एक्सेप्ट होगा तो मुझे खुशी होगी, तो इट विल मोटिवेट मी टू स्टार्ट अ पॉजिटिव फीडबैक साइकिल. मैंने शुरू किया एंड आप मानोगे नहीं, मेरे पहले 4 पब्लिकेशन तो लाइन से रिजेक्ट हुए, ठक ठक ठक. और बड़ा डिसहार्टनिंग हो जाता है. बिल्कुल एग्जैक्टली. ये तो मैं आगे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बिकॉज पब्लिकेशन रिजेक्ट होना तो इट्स वेरी वेरी डिसहार्टनिंग. मेरा पर्सनली ये था टू स्टार्ट रिसर्च, पीयर प्रेशर. ऑनेस्टली एम्स में एवरीबडी इज़ पब्लिशिंग, हर रेजिडेंट की पब्लिकेशंस हैं, तो वो पीयर प्रेशर में. एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, रिसर्च फेलोशिप हुई मेरी ऑक्सफोर्ड में. तो उसके बाद जब मैं करके आया आई वॉज इन टॉप ऑफ द वर्ल्ड के ये मेरा सबसे ही ज़्यादा है, बिकॉज नो बडी हैड डन अ रिसर्च फेलोशिप जो मेरे पीयर्स थे. पर देन आई रियलाइज्ड कि उनके पेपर्स हैं और मेरा पेपर नहीं है. तो मेरे को लगा कि यार पेपर तो लिखना पड़ेगा. एंड ऑक्सफोर्ड वाले भी काफ़ी पीछे पड़े मेरे कि आपने फेलोशिप करी है, रिसर्च फेलोशिप, इसका आउटकम क्या है. तो मेरे लिए वो मोटिवेशन था रादर देन दिस लैक ऑफ एक्साइटमेंट. नहीं पेयर प्रेशर से होता है, बट एक्चुअली पेयर प्रेशर तो मेरे केस में नहीं था. बिकॉज न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी इतने बिजी थे सब लोग कि मेरे कोलीग्स तो कुछ ड्यूटी कर ले वही बहुत बड़ी बात हो रही थी, कि थीसिस कर ले वही बात. पब्लिकेशन तो मेरे आसपास के लोग सोचते नहीं थे कि. बट मुझे ऐसा लग रहा था कि एक मेरे मन में था कि जैसे जब मैंने टॉप किया एम्स का एंट्रेंस, तो मैंने मेडिसिन रेडियो छोड़ी फॉर न्यूरो सर्जरी. तो मुझे एक चीज़ जो पीयर प्रेशर वाली चीज़ आप बोल रहे हो, मुझे हमेशा से लगता था कि अगर मैं मेडिसिन में होता, मैं रेडियो में होता, मेरे पास ज़्यादा टाइम होता और मैं बेटर पब्लिकेशन लिख पाता, मैं भी अपना काम प्रोजेक्ट कर पाता. हम क्यों नहीं लिखते. तो एक स्टेज के बाद मैंने सोचा कि अब न्यूरो सर्जरी तो ले ली है, अब ये तो छोड़ नहीं सकते, टाइम आपके पास कम ही है. तो आपके पास तो इट्स जस्ट लाइक ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट इट अल्टीमेटली यू हैव टू वाटर ऑन व्हाट ग्रास यू आर स्टैंडिंग. सो मैंने वहाँ से शुरू किया कि जो मेरे पास है उसी में से मैं जो टाइम बचा सकता हूँ एंड आई शुड स्टार्ट राइटिंग. तो मैंने तो बहुत बेसिक से शुरुआत की, विच वॉज लेटर टू एडिटर, जो कि ऑनेस्टली साइटेशन वैल्यू नहीं रखता, बट एक सेकेंड ईयर JR जिसको अभी कोई एक्सपोजर नहीं है, पता नहीं है, पहली 4 पब्लिकेशन भेजी है, सब रिजेक्ट हो गई है, वो क्या करे. सो मैंने तो ज़िंदगी में वहाँ से शुरू की, उस 120 नंबर की 1 से शुरुआत बस रहा मैं लेटर टू एडिटर, जो कि एक जर्नल क्लब मैंने प्रेजेंट किया. मेरे प्रोफेसर ने बोला कि तुम इसको लिखो. तो उस ज़माने में तो ChatGPT भी नहीं होता था, सभी खुद लिखना था. आज में तो बहुत सारे स्टूडेंट उसका हेल्प ले लेते हैं, बट लिखा मैंने. जब वो मेरा पहला लेटर टू एडिटर एक्सेप्ट हुआ ना, समवेयर इन माई बिगनिंग ऑफ द 3rd ईयर, तब मुझे लाइफ में पहली बार लगा कि हाँ मैं भी पब्लिश कर सकता हूँ. तो एटलीस्ट 0 से 1 गया. सो वो 0 से 1 ने मेरा साइकिल शुरू किया कि हाँ यार एटलीस्ट ये अच्छा है, इसमें मज़ा आ रहा है. तो अब वो 0 से 1 का 120 से ऊपर हो गया है, तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही कर दिया. मतलब 100 पे भी रुक सकते थे, 50 पे भी रुक सकते थे, तो 120 से क्या फ़ायदा मिल रहा है. नहीं एक्चुअली एक नंबर तो मैं चेज़ नहीं कर रहा था. अच्छा. एक्चुअली क्या होता है, जब आप पब्लिश करना शुरू करते हो ना, तो इन्वायरमेंट आपको फीडबैक देना शुरू करता है, तब आपके पास काम बढ़ता है. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे पेशेंट्स में होता है, आपकी सर्जरी में, जैसे आप ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर रहे हो, रोबोटिक सर्जरी कर रहे हो,
there are 2 patients, do well, there's a word of mouth, the cycle goes on, and then you once land up a stage कि अब दिन में 5 करने हैं मुझे, 10 करने हैं. So that happens with research also. So जब मैंने स्टार्टिंग में 2-3 लिखे और वो एक्सेप्ट हुए, so most of my faculties felt कि ये लड़का अच्छा लिखता है, इसको आइडिया दे दो, लिख देगा. सही तो बात. शुरुआत तो वहीं से हुई. तो शुरुआत तो मजबूरी में की थी, बाद में मज़ा आना शुरू हो गया, बिकॉज काम बढ़ता गया, मैं करता गया, मैं किसी नंबर को चेज नहीं कर रहा था. फिर ओवर टाइम मेरे जूनियर्स आए जो अच्छे थे, जो मेरे साथ और लिखना चाहते थे, तो हमने काम डेलीगेट किया, डिवाइड करके किया. तो धीरे धीरे रादर मैंने खुद की एक रिसर्च टीम, एक रेजिडेंट रिसर्च टीम बनाई मैंने एम्स में रह के, अच्छा. जो आज भी मेरे साथ काम करती है, जिसमें हम लोग मिलकर काम करते थे. जैसे हमारे घर पे रातें जाग कर, बिकॉज अकेले बंदे का काम नहीं था, तो उसमें कम्युनिटी बेनिफिट होता है कि आप 4 लोग 5 लोग इकट्ठे मिलकर काम करें. तो सब ऑथर्स हैं, किसी में फर्स्ट है, किसी तो वो धीरे धीरे इन्वायरमेंट ही, जब आप 2-3 चीज़ें कर लेते हो तो आपकी फैकल्टी और आपके जूनियर्स और आपके सीनियर्स दोनों आपके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं, तब वो धीरे धीरे लॉग कर्व की तरह एक्सपोनेंशियल फेज पे चलता है. एंड देन लकीली वो धीरे धीरे करते करते 100 क्रॉस कर गया. बट ऐसा कोई बेंचमार्क चूज करने का पॉइंट नहीं है. मैं रादर फोकस जिस चीज़ पे कर रहा था वो ये था कि मैंने लेटेड एडिटर से की है, इवेंचुअली मुझे ओरिजिनल स्टडी करनी थी, बट मुझे अच्छा आइडिया नहीं आ रहा था, और आइडिया आ रहा था तो डेटा नहीं था, डेटा ने था तो फॉलोअप नहीं था, तो और मुझे इतनी समझ नहीं थी, और सर्जिकल एक्यूमेन अभी सेकेंड ईयर JR का उतना होता नहीं है. तो धीरे धीरे जैसे मेरा सर्जिकल एक्यूमेन बढ़ा न्यूरोसर्जरी में, वैसे मेरा आइडिया बढ़ा, वैसे मुझे समझ आया कि किसका फॉलोअप बेटर अवेलेबल है, कौन सी स्टडी मेरे सेटअप में फिजिबल है. तो मैंने ओरिजिनल स्टडीज़ तो अपनी 4th, 5th, 6th ईयर में लिखी हैं. ओके. तब तक तो स्मॉल स्टडीज़, केस रिपोर्ट्स, बट मैंने जिस पे फोकस करना कोशिश किया वॉज रीडिंग लॉट ऑफ आर्टिकल्स. वन इज थ्रू जर्नल क्लब्स. आई यूज टू रीड लॉट एंड ऑफ आर्टिकल पढ़ने से मुझे ये समझ आना शुरू हो गया कि लिटरेचर में लैकुना क्या है, क्या चीज पे लिख सकते हैं, क्या मेरे सेटअप में पॉसिबल. लिटरेचर रिव्यू, सो इट हैज एब्सोल्युटली, इट बिकेम अ हैबिट. एकदम बेयर मिनिमम चीज है, फर्स्ट थिंग आई वुड से. अच्छा, बिफोर वी गो ऑन टू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिसर्च, 2 टर्म्स क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ मैं. साइटेशंस क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या है? H इंडेक्स, G इंडेक्स, ये क्या है? इफ यू कैन ब्रीफली say something about it. So number, as I was saying, हमें नंबर टारगेट नहीं करना है. अगर आप अपना बेसिक गूगल स्कॉलर प्रोफाइल बनाते हो आज की डेट में, तो वो आपको एक H इंडेक्स देता है, एक I10 इंडेक्स देता है. So H इंडेक्स इज, लेट अस से X नंबर ऑफ पेपर्स हैव X नंबर ऑफ साइटेशन. लेट अस सपोज अगर मेरा H इंडेक्स 8 है, तो उसका मतलब ये है कि मेरे एटलीस्ट 8 पेपर ऐसे हैं जिनकी साइटेशन 8 से ज़्यादा है. मतलब हो सकता है किसी की 100 हो और किसी की 50 हो या कुछ हो. सो इट इज़ अ स्क्वायर काइंड ऑफ, राइट, X नंबर ऑफ पेपर विद मोर देन X साइटेशन. सो जैसे इस तरह I10 इंडेक्स होता है. I10 इंडेक्स नंबर ऑफ पब्लिकेशन विच हैव मोर देन 10 साइटेशंस. सो आज की डेट में आपको 2 बेसिक मैट्रिक, H इंडेक्स, I10 इंडेक्स, इन पे फोकस करना चाहिए. आपकी पब्लिकेशन की साइटेशन वर्थ होनी चाहिए. जर्नल्स भी उन्हीं पब्लिकेशंस को इनकरेज करते हैं इनकी साइटेशन वर्थ है. अगर आप नंबर के पीछे भागने के चक्कर में आप, नंबर इज गुड, ओके, इट साउंड्स गुड, इट माइट साउंड गुड टू समवन हु इज नॉट इनटू कोर रिसर्च. अगर मैं किसी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहा है, जिसका कोई रिसर्च है, आप उसको बोलो आपकी 100 पब्लिकेशन है, वो सोचेगा वाह. कोई बोलेगा उसको 10 है. बट पीपल हु आर इन रिसर्च बैकग्राउंड, आप उनसे बात करोगे, वो आप बोलोगे आप मेरी 100 पब्लिकेशन, वो आपसे पहले ही पूछेंगे आपकी बेस्ट पब्लिकेशन क्या है और आपका H इंडेक्स क्या है. एग्जैक्टली. सो योर रिव्यूअर्स, नंबर 1, the senior people in your field will not respect you for the number of publication, they will respect you for the impact of. तो citation आपका impact बताती है, वो बहुत ज़रूरी है, और जर्नल्स भी उसी चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं. तो MBBS स्टूडेंट्स या यंग रेजिडेंट्स के लिए क्या एडवाइस करोगे? यंग जिसने शुरू नहीं किया उसको तो छोटे से शुरू करना कुछ चाहिए. भी मिले, केस रिपोर्ट मिले तो वो भी लिख दे. सी, बिकॉज राइटिंग इज अ हैबिट, इट विल नॉट कम टू यू रिफ्लेक्सली. आप कितने भी पैशनेट हो, एक होता है आप रिसर्च के लिए पैशनेट हो, आप आर्ट्स दे सकते हो. उसके बाद है आपका राइटिंग स्किल. उसके बाद है योर स्टेटिस्टिकल नॉलेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आपका स्टैट्स वीक है तो आप अच्छा रिसर्च नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप हमेशा डिपेंडेंट रहोगे. सही बात है. तो लेट्स स्टार्ट विद प्रोज. क्या बेनिफिट्स मिले आपको और क्या बेनिफिट लगता है MBBS स्टूडेंट्स को मिलेंगे रिसर्च में घुस के? सो MBBS स्टूडेंट्स
डेफिनेटली अगर आपका नंबर 1 रिसर्च इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली एक बार उसको टेस्ट तो ज़रूर करना चाहिए. बेनिफिट तो टाइम के साथ ही मिलता है. ऐसा नहीं है कि आप तो पहले ये फिगर आउट करो कि वेदर यू आर लाइकिंग इट और नॉट. बेनिफिट तो बहुत दूर की बात. जैसे अगर हम रिसर्च को ऐसे सोचेंगे कि मैं करूँगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा, ये ऐसा तो है नहीं 1+1 = आप हो सकता है, मैंने बताया ना, मैंने MBBS में रिसर्च की, मेरा पब्लिकेशन नहीं हुआ, तो होता है. तो बहुत परसिवरेंस चाहिए. अगर आप बेनिफिट सोच के चलोगे तो फिर आप रिसर्च कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपको जैसे रिजेक्शन मिलेगा आप बोलोगे अब छोड़ो यार, ये तो बड़ा वेस्ट चीज़ है. तो दैट इज़ अ पार्ट. इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जैसे अगर आपको USMLE परस्यू करना है, सो in USMLE when you are going to sit for your interview for your match, if you have good publications even sitting in India, it has a higher weightage. आज के में वैसे भी USMLE एग्जाम भी पास फेल हो गया, आपकी स्कोर भी उतनी मैटर नहीं करती. तो आपका CV मैटर करता है. तो डेफिनेटली ऑब्वियसली इंडियन एंट्रेंस एग्जाम लाइक नीट और INS CET उसमें कोई वेटेज नहीं है, बट डेफिनेटली फॉर USMLE फॉर एन MBBS स्टूडेंट CV and research definitely has, and it gives a very positive vibe to someone who's taking your interview sitting in United States कि at least this person has basic knowledge of research. So उस point of view से MBBS में research help करता है. Residency में definitely help करता है, because आपको वक्त के साथ वो प्रिपेयर करता है अपने काम को प्रोजेक्ट करना. प्रोजेक्शन कोई इसको ऐसे सोच सकता है कि ये तो मार्केटिंग का पार्ट है, बट उसमें गलत भी क्या है. इवेंचुअली यू विल कम टू अ स्टेज जहाँ पे आपको अपना काम प्रोजेक्ट करना होगा, आपको अपना काम मार्केट करना होगा. उस स्टेज के लिए आपको वो प्रिपेयर कर रहा है. एंड नॉट जस्ट फॉर पेशेंट्स, हमारी कॉन्फ्रेंसेज में अमंग्स योर पीयर्स एंड कलीग्स अपने आप को प्रेजेंट करना है कि इफ आई एम डूइंग अ गुड वर्क तो कैसे एग्जैक्टली. एंड इट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट. इट मेक्स यू फील दैट yes, you are doing something apart from your daily routine work, and it makes you feel that yes, it is a positive feedback loop. It gives you a positivity that yes, I am doing something and people are recognizing me in my own niche कि मैं अच्छा कर रहा हूँ. और आप स्टेज पे चढ़ोगे, 10 लोग आपको सुनेंगे. नेटवर्किंग आपका नेक्स्ट कनेक्शन बनता है. आप ये जानते हो कि दुनिया क्या कर रही है. जब तक आप अपने घर से निकलोगे नहीं, स्टेज पे चढ़ोगे नहीं, फिर वो आप कैसे पहचानोगे कि दुनिया क्या कर रही है. एंड मेरे को तो ये भी लगता है MBBS स्टूडेंट अगर एफर्ट मारता है टू फाइंड अ मेंटर, टू टॉक टू अ मेंटर एंड टू डू अ रिसर्च, तो मेंटर से भी तो वो नेटवर्किंग एग्जैक्टली हो रही है, उससे उसको बेनिफिट्स मिलेंगे. ही विल अंडरस्टैंड और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर जाने का. लाइक यू वेंट टू मेयो, आई वेंट टू ऑक्सफर्ड, और भी कॉन्फ्रेंसेज में ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है. तो इवन ऑल सोसाइटीज, नेशनल सोसाइटीज ऑल्सो ऑफ इंडिविजुअल स्पेशलिटीज, दे ऑफर फेलोशिप्स, रिसर्च, क्लिनिकल, सर्जिकल, व्हाटएवर. सो आप जाओगे, यू विल मीट स्टॉलवर्ड्स इन योर फील्ड इन दैट कॉन्फ्रेंस. So obviously you will knock at 10 doors, only one might open, right? But how do you know which door to knock, na? So till you stand on the stage, till you go to that podium, you don't see the world. So वो बहुत ज़रूरी है. अपने thought process narrow minded से निकलना और दुनिया एक्सप्लोर करना. So research gives you that opportunity to explore. Exactly. And as you rightly said, networking बहुत important है. फ्यूचर में भी रहेगी हमेशा ही. इट्स गोना बी मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट विद एवरी पासिंग डे इन आवर वर्ल्ड. एग्जैक्टली. इनफैक्ट और कोर रिसर्च के बेनिफिट की बात करें तो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन अ फेलोशिप, माय प्रोफेसर आस्क्ड मी कि नमन रीड करके बताओ एडोलेसेंट्स में एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट इंजरी का मैनेजमेंट क्या है. एंड देयर वाज नो क्लियर आंसर. एंड वो रीड करते करते आई हैड सो मच नॉलेज, आई रोट अ सिस्टमैटिक रिव्यू. सो आज वो पब्लिकेशन है, एक क्लासिफिकेशन है, खुद के भी क्लियर है, एंड यू कैन इवन टॉक टू पीपल अबाउट इट. सो अल्टीमेटली यू कैन ऑल्सो फाइंड आंसर्स विदाउट डूइंग रियल क्लिनिकल रिसर्च. इट इज़ लाइक अ रिव्यू रिसर्च. सो वो भी है. नहीं, ये पॉइंट आपने बहुत सही बोला. अब स्पेशली फॉर MBBS स्टूडेंट्स, यहाँ जो स्टूडेंट्स जो ऐसे सेटअप में है जहाँ पे डेटा इज़ एन इशू, कंपाइलेशन या फॉलोअप, सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, उसके लिए आपको कोई डेटा माइनिंग नहीं चाहिए. सो आप लाइफ में सिस्टमैटिक रिव्यू से भी स्टार्ट कर सकते हो. आप सिस्टमैटिक रिव्यू लिखो, आप मेटा एनालिसिस लिखो, उसके लिए आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए. एग्जैक्टली. उसके लिए आपको कोई फॉलोअप नहीं चाहिए. आप लिखो. मेजॉरिटी ऑफ द जर्नल्स आज के में सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस लेते हैं बिकॉज उससे उनकी साइटेशन बढ़ती है. The only thing is you need basic understanding of the stats and the methodology of Prisma for systematic review. Exactly. But ये point आपने बहुत अच्छा बोला है, and it is very very relevant for students who don't know where to start from. So you start from systematic reviews.
MBBS स्टूडेंट हो, कुछ नहीं समझ आ रहा, आपका एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट और उसका एक प्रॉपर रिसर्च क्वेश्चन विच इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज पिको स्टेटमेंट, कि क्या पॉपुलेशन है, क्या आपको इंटरवेंशन करनी है, क्या कंट्रोल है और क्या आउटकम है आपको, तो वो आप देखो और आप उसके बेस पे एक सिस्टमैटिक रिव्यू लिखो. वंस यू स्टार्ट राइटिंग सिस्टमैटिक रिव्यू, यू राइट अ मेटा एनालिसिस. उसके लिए आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, ना पेशेंट पे डिपेंडेंट हो, ना किसी प्रोफेसर पे डिपेंडेंट हो. तो आपको शुरू करना है तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो. अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लेते हैं. इफ़ आई एम एन MBBS स्टूडेंट राइट नाउ, नॉट इन एम्स, नॉट इन अ बिग कॉलेज, कैसे स्टार्ट करना है? व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स? सो नंबर 1, आप पहले जर्नल रीडिंग स्टार्ट करो. आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लेट अस सपोज आपको मेडिसिन ही पसंद है, आप न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन या कोई भी आपका मेडिसिन का जर्नल है, आप उसको यू स्टार्ट रीडिंग एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेदर यू कैन रीड वेल and you are liking it. The second thing is you should start reading a paper in a format that you can extract कि इसमें क्या कमी है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं. जिसके लिए जैसे मैं एक पेपर पढ़ता हूँ तो मैं पहले उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ता हूँ, फिर उसका कंक्लूजन पढ़ता हूँ, फिर उसके रिजल्ट्स पढ़ता हूँ, डिस्कशन का लास्ट पैराग्राफ एंड में पढ़ता हूँ टू आइडेंटिफाई कि अभी भी क्या लैक्यूना रह गया. सो पहले तो रीडिंग शुड बिकम अ हैबिट. राइट. द सेकेंड थिंग इज यू शुड लर्न बेसिक स्टैट्स. आज के डेट में बेसिक स्टैट्स आप फ्री वीडियोस ऑनलाइन यूट्यूब कहीं से भी सीख सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है. आप सिस्टमैटिक रिव्यू भी फ्रीली करना सीख सकते हो. उसके लिए यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक कोर्स ऑल्सो, बिकॉज देयर आर सो मेनी वीडियोज. इवन कॉकरेन की वीडियोज आर फ्रीली अवेलेबल. एंड देन यूज अ बेसिक सॉफ्टवेयर. स्टेटिस्टिकल टेस्ट, एक तो है मेथडोलॉजी सीखना जो कि सिस्टमैटिक रिव्यू हो गया, एक है जर्नल पढ़ना, एक चीज़ है स्टैटिस्टिकल टेस्ट, कौन सा टेस्ट कहाँ लगेगा, वो भी फ्रीली यूट्यूब अवेलेबल है. एंड देन गेटिंग हैंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिसमें मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यंग स्टेज पे रिकमेंड करता हूँ दैट आर स्टूडियो इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल एंड इट इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर. और ऑल ओवर इंटरनेट यू विल फाइंड सो मेनी कोड्स ऑफ आर एंड इट्स ग्राफिकल आउटपुट इज अमेजिंग. मैंने भी आर स्टूडियो अपनी MCH में यूज़ करना सीखा एंड इट गिव्स यू दैट फीडबैक कि यस मैं कर सकता हूँ. वो आपको बहुत चीज़ सिखा देगा. तो बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स हैं आर स्टूडियो के यूट्यूब पे, आप लगाइए, आप सीखिए, आप शुरू करिए लगाना, तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे. और देन अगर आपको लास्ट चीज़ जो चाहिए वो है कोई मेंटर. एग्जैक्टली. जो आपको ये गाइड करे कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं. एंड आई एम श्योर कि हर मेडिकल कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूट में, इवन कॉर्पोरेट ऑफिस, कोई ना कोई आपके आसपास अच्छा काम कर रहा होता है. So you should connect to that person and show your interest. आपकी इंटरेस्ट की बहुत वैल्यू है. अगर सामने लोगों को लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हो, आप मेहनत कर सकते हो सकता है वही आपको नेटवर्क दे दे, हो सकता है वही आपको अपॉर्चुनिटी दे दे. सो ये सीक्वेंस में है. बट उसके लिए आप ऐसे नहीं हो सकते कि आपको पहले लिखना ही नहीं आता, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है और आपको बेसिक स्टैट्स नहीं आता. सो ये 3 चीज़ें पहले आप फुलफिल कर लो, फिर आप मेंटर ढूंढो. राइट. नहीं तो मेंटर के पास इतना टाइम अक्सर नहीं होगा कि वो आपको जीरो से ट्रेन कर सिखाए. हाँ. मेंटर के पास टास्क जरूर हो सकता है कि ये स्टडी है जो मेरे मन में है, जो करनी है, जो तुम कर सकते हो. बट बहुत बार मेंटर्स के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि इसको तो ABCD से सिखाना पड़ेगा. सो वो चीज़ स्टूडेंट को अपने इंटरेस्ट को परस्यू करके खुद से करनी चाहिए, बिकॉज उससे मेंटर का इंटरेस्ट बढ़ता है. एग्जैक्टली. आप रिजल्ट्स दे रहे हो ना. हाँ. उसको लगता है कि ये स्टूडेंट या ये ग्रेजुएट या ये पर्सन इज एन एसेट हु कैन मटेरियलाइज देयर आइडिया. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जनरली मैंने ये भी देखा, मेंटर जो है उसके आसपास, उसके नीचे जो भी लोग काम कर रहे हैं, रेजिडेंट्स वगैरह, दे आर एग्जॉस्टेड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क एंड द अमाउंट ऑफ रिसर्च, पेंडिंग रिसर्च. तो उनमें तो दम बचा नहीं होता. इफ़ यू आर एज एन MBBS स्टूडेंट, गो एंड हेल्प देम, तो सबके गुड बुक्स में आ जाओगे एंड सबके पेपर्स पब्लिश होने लगेंगे. इट विल बी लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन. Yes, वही है. See, it is just like someone has you put faith in someone and that person gives you an opportunity. The moment you will deliver it, the next opportunity will be ready for you and the next. वैसे ही ऐसा मेरे साथ हुआ था. कैसे मैं 0 से 1 गया, 1 से 5 गया और 5 से 120 कब गया उसका मुझे होश ही नहीं रहा. मेंटर अब अगर नहीं मिल रहा है कॉलेज में तो फिर क्या करना है? बाहर ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं. बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री स्टैटिस्टिकल चैनल्स अवेलेबल हैं. बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स आती हैं, हैंड बुक्स आती हैं, इंक्लूडिंग कॉकरेन की हैंड बुक्स आती हैं जो फ्रीली अवेलेबल है. आप वो फॉर सिस्टमैटिक रिव्यू तो मैं एडवाइस यही करूँगा कि आप कॉकरेन के फ्री कोर्सेज लगाइए
ठीक है, बहुत अवेलेबल है, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप घर बैठ के लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको अगर आप परसिवेरेंट हो ना, इसमें सारा पॉइंट परसिवेरेंस का है। इनिशियल फेस में आप स्ट्रगल करोगे, ये मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं होने वाला कि आप पहली बार एफर्ट लगाओगे तो आपका पहला पेपर ही पब्लिश हो गया। जब आप मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हो, अगर आप एमबीबीएस में सक्सेसफुल नहीं हुए और एमबीबीएस में आपने रिसर्च में चलो सीख भी लिया मेरी तरह, तो जो आपने एमबीबीएस में सीखा ना, जब आप फाइनली नीट क्लियर करके या INI क्लियर करके भी किसी मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना, अगर आपको ये आता होगा ना, तो आपके प्रोफेसर आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होंगे कि आइडिया तुम्हारे पास है, पेशेंट लोड हमारे पास है, दिस बॉय नोज सो मच। नॉट जस्ट इन इंडिया, बाहर भी फेलोशिप पे भी जाओगे तो तुम्हें एक पेपर लिख के उनको देना पड़ेगा, आपकी फेलोशिप है वो, नहीं तो वो वैल्यू नहीं रहेगी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस बेमन से होगा। बट एज यू पब्लिश यू जनरेट एविडेंस, एंड in today's world it gives you ability to market yourself, it gives authenticity to what you are doing. Because any paper which gets published is reviewed by, it's peer reviewed, right? Especially in journals. So once it is peer reviewed, it gives authenticity for what you are saying and what you are presenting. So you start with small and eventually जैसे आप ग्रो करते जाओगे आगे रास्ते खुद ही बनते जाएंगे। अच्छा, एक और एस्पेक्ट आता है ग्रांट्स का एंड मनी इन्वॉल्व का, तो उसके बारे में अगर कुछ नॉलेज है आपको तो। सो ग्रांट्स, यस, जैसे हम एम्स में जब मैं था तो देवर सम इंट्राम्यूरल ग्रांट्स जो कि ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट के अंदर होती हैं, और देयर आर सम एक्स्ट्रा म्यूरल ग्रांट्स, और बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स लाइक ICMR, CSIR, फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट इवन DST, DBT, BIRAC, DHR, ये सारी रिसर्च ग्रांट्स देती हैं। सो जब आप स्पेशली अपनी रेजिडेंसी में हो तो यू कैन ऑलवेज कोलैबोरेट विद योर सीनियर कंसल्टेंट्स इन योर इंस्टीट्यूट एंड पुट अप अ प्रपोजल फॉर इट। बहुत बार ऐसा होगा कि प्रपोजल आप सबमिट करोगे, हो सकता है ना भी एक्सेप्ट हो, इट्स फाइन, बट यू शुड कीप ऑन ट्राइंग। सो बिकॉज धीरे धीरे एक्सेप्ट हो जाता है। ओनली थिंग इज द आइडिया हैज़ टू बी यूनिक एंड द आइडिया हैज़ टू बी फिजिबल। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे बहुत सारे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, जैसे इवन CSIR ऑफर करता है विच इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, पूल ऑफिसरशिप, एग्जैक्टली, और सीनियर रिसर्च एसोसिएट और जस्ट रिसर्च एसोसिएट, और इवन आफ्टर योर इंटर्नशिप आप किसी प्रोफेसर के लैब में कहीं ना कहीं यू कैन डू बेसिक रिसर्च। बहुत सारे लोग कोलैबोरेटिव रिसर्च करते हैं IIT दिल्ली में, दे गो लेटर ऑल्सो। सो वही है कि आपको कहीं ना कहीं शुरू करना पड़ेगा, यू नीड टू स्टार्ट विद समथिंग एंड प्रोड्यूस रिजल्ट देयर, वो रिजल्ट आपको नेक्स्ट पे लेके जाएगा। अच्छा, एक ना बीच में इंटरप्ट करके आपको एक, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ फेवर फॉर डेली डॉक्स एंड इट्स ऑडियंस। इफ़ वी सेलेक्ट अ पर्सन, अ सिंगल मेंबर, और एंड आप उसको पर्सनली मेंटर कर पाओगे फॉर रिसर्च? Yes, no issues. I will. Wow. So I have Thank you. mentored Thank so you so many much. students over years, so I that is know. not an issue because that comes very naturally to me. So most welcome. क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मेंटर करने का इतना बड़ा लोड है, इट्स बिग कम्युनिटी हु वांट्स टू गेट इन टच विद यू, बट आई एम जस्ट एडिंग ऑन वन मोर। Yeah, sure. सो गाइज, दिस इज ग्रेट न्यूज़। सो आप कमेंट्स में राइट इफ़ यू वांट टू बी मेंटर्ड बाय डॉक्टर रवि और मी एज वेल, तो एंड वील फाइंड आउट एंड वन पर्सन विल गेट द चांस। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ, हमारा डिस्कस हो गया मेंटर्स, हमारा डिस्कस हो गया ग्रांट्स, कोर्सेज आपने बता दिया यूट्यूब से कर सकते हैं, कॉकरेन, एंड अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन पब्लिकेशन? नेक्स्ट स्टेप इन पब्लिकेशन इज़ एक ट्रिक जो मैं बहुत स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने ना थीसिस को एक बोझ समझते हैं, मतलब ये इवन बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में होता है, लोग उसको बोझ समझते हैं। तो बहुत इंस्टीट्यूट्स में अगर आप अपना थीसिस पब्लिश कर देते हो तो आपको थीसिस लिखना नहीं पड़ता। सो मुझे ऐसा हाँ, जैसे मैंने अपना थीसिस लिखा नहीं, वो लोग 200, 300, 400 पेज का पोथा लेके घूमते रहते हैं, लिखा है उसके बाद उसमें ISMR की गलती ढूंढते रहते हैं और फिर चेंज करते रहते हैं। सो मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे गाइड किया था कि अगर आप थीसिस पब्लिश कर देते हैं, सो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अगर वो एस्टेब्लिश इंटरनेशनल पब्लिकेशन है या इवन नेशनल पब्लिकेशन है इन इंडेक्स जर्नल, सो दैट एक्सेप्टेड एज अ थीसिस। सो मुझे ऐसा लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट एफर्ट, सो आपको नेक्स्ट एफर्ट को या फर्स्ट एफर्ट, थीसिस तो सबको मजबूरी में करना पड़ता है, चाहे वो मेडिसिन करते हैं कोई भी स्पेशलिटी करें। आप फॉर स्टार्टर्स इतना ही टारगेट लेके चलिए
कि आपका जो थीसिस है जहाँ भी है, चाहे किसी भी मेडिकल कॉलेज में, आपको उसको पब्लिश करना है. वो एक बड़ा टास्क है. वो सबका टारगेट होना चाहिए, बिकॉज Absolutely. जब वो एटलीस्ट वो आपके साथ हमेशा रहेगा. आप उसको पब्लिश करोगे, अगर आप उसको सोच के चलोगे ना स्टार्टिंग से कि मुझे पब्लिश करना है, तभी कर पाओगे. और आपका गाइड भी विल बी मोर देन हैप्पी, आई थिंक सो, अगर आप उसको पब्लिश करो, बिकॉज उससे उसकी वर्थ भी बढ़ेगी डेफिनेटली. Exactly. सो ये मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि ये तो उनको ज़रूर करना चाहिए. जो दूसरा चीज़ नेक्स्ट स्टेप मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप कुछ भी पब्लिश करो. कई बार लोग सोचते हैं कि मैंने ये पब्लिश किया, इसका तो कोई वर्थ ही नहीं है, या ये बहुत छोटे जर्नल में पब्लिश हुआ है, या इसका इम्पैक्ट फैक्टर उतना बड़ा नहीं है. होता है, इट्स अ साइकोलॉजिकल बैरियर. Absolutely. आप जो भी पब्लिश करो, आप उसको प्रेजेंट ज़रूर करो. आपका चाहे सर्जिकल वीडियो हो, आपका एक छोटा केस हो. आज के डेट में हर कॉन्फ्रेंस में इवन MBBS स्टूडेंट्स दे प्रेजेंट पोस्टर्स. ई पोस्टर तो इज सच अ कॉमन थिंग, यू शुड डू इट. इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ सबमिट करो, बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेज इंटरनेशनल वंस दे आर ऑल्सो दे वांट टूरिज्म, they want participation, so even if you are not up to the mark, they'll accept it as a e-poster or a video or something, and they will give you in certificate that you have presented. And they give you travel grants also. Exactly. There are so many international or organizations which give you travel grants. So बहुत अच्छा है. सारा बस हेजिटेशन क्या है नेक्स्ट स्टेप का लेने का, कि मैं करूँगा तो सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं. वो तो स्टेप लेकर ही पता चलता है. तो सबको लेना चाहिए, बिकॉज आप एटलीस्ट अपना थीसिस या जो केसेस इंटरेस्टिंग अपनी हॉस्पिटल में देख रहे हो, चाहे उसका कोई भी लोड हो, आपका हो सकता है एम्स इतना लोड ना हो, बट कुछ तो इंटरेस्टिंग आएगा वहाँ पे. यू जस्ट नीड टू हैव दैट आई फॉर डिटेल एंड कैप्चर इट एंड देन प्रेजेंट इट. तो इसमें MBBS में हमने रिसर्च की बात कर ली, और कुछ इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? मैं 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा जो कि लोग पर से रिसर्च का पार्ट नहीं मानते, बट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आज की डेट में रिसर्च का. वन इज मेडिकल इलस्ट्रेशन, ओके, राइट. द सेकेंड इज मेडिकल वीडियो एडिटिंग. अब कोई सोचेगा कि मेडिकल इलस्ट्रेशन का रेलेवेंस क्या है रिसर्च में. अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक्स उठा के देखें, सो यू सी सो मैनी इलस्ट्रेशंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी और ऑफ अ प्रोसीजर और समथिंग विच इज रिलेटेड टू मेडिसिन, अ बर्ड्स आई व्यू, सम फ्लो चार्ट्स. सो बहुत सारे लोग जब वो टेक्स्ट बुक्स लिखते हैं, चैप्टर्स लिखते हैं, दे एक्चुअली लुक फॉर मेडिकल इलस्ट्रेटर्स. जब मैं लाइफ में खुद रिसर्च कर रहा था तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ मेडिकल इलस्ट्रेटर माई सेल्फ, बिकॉज आई एम वेरी बैड एट आर्ट. आई कैन थिंक व्हाट टू प्रेजेंट, बट वो हाथ की कला नहीं है. सो बहुत सारे MBBS स्टूडेंट्स हैं, आर अमेजिंग. अच्छा. जैसे मैं जब एम्स में रेजिडेंसी कर रहा था, तो देयर वाज वन ऑफ माय एम्स जूनियर हु वाज अमेजिंग एट इलस्ट्रेशन, बट उसने कभी सोचा नहीं था कि मेडिकल इलस्ट्रेशन का कोई वर्थ है कि नहीं. और वो ना मेडिकल इलस्ट्रेशन बना रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, ऐसे ही बस आर्ट वर्क कर रहे थे किसी के बर्थडे कार्ड के लिए या अपने कमरे को सजाने के लिए. तो हो सकता है कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हों आर्ट वर्क पे. दे शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मेडिकल इलस्ट्रेशन एज एन ऑल्टरनेटिव करियर ऑल्सो. दे आर पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स जो कि सिर्फ उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बट येस आप उसको साइडली परस्यू कर सकते हो. और बहुत सारे फैकल्टीज ऑल ओवर द कंट्री, दे विल बी वेरी हैप्पी इफ दे कैन फाइंड अ वेरी गुड मेडिकल इलस्ट्रेशन. प्रॉब्लम क्या होती है, आपको इलस्ट्रेटर तो मिल जाता है, बट मोस्टली इलस्ट्रेटर्स आप जब हायर करते हो तब उनको मेडिकल नॉलेज नहीं होती. बट अगर कोई MBBS स्टूडेंट जिसको ह्यूमन एनाटॉमी की आइडिया है, जिसको आप समझा सकते हो कि इस सर्जरी में ये विंडो दिखा रहा हूँ मैं और मुझे इसका इलस्ट्रेशन चाहिए ना. एंड आई वॉज लकी टू फाइंड सच एन इलस्ट्रेटर इन माई डिपार्टमेंट. एंड देर आर फ्री एप्स लाइक ऑटोडेस्क स्केचबुक, प्रोक्रिएट, दे आर फ्रीली अवेलेबल. आपको बस जो अपनी हाथ की कला है वो iPad की पेंसिल पे लानी है, एंड ट्रस्ट मी यू कैन डू वंडर्स. रादर मेरा एक पेपर था ऑन STM से बाईपास, वो मेरे जूनियर के कारण सिलेक्ट हुआ. आप मानोगे नहीं, उस रिव्यूअर का जो मुझे UK से रिप्लाई आया, उन्हें बोला सर टेक्निक तो आपकी सिमिलर ही है, बट आपका इलस्ट्रेशन ही इतना अच्छा है और वो इतना अच्छे से डिपिक्ट कर रहा है सर्जिकल स्टेप्स दैट वी वुड लाइक टू पब्लिश इट इन आवर जर्नल. Because it will get the citation. Yeah. Right. And it is so beautiful that it is depicting the actual surgical steps better than what actually they appear. So आपकी मेडिकल इलस्ट्रेशन जो आपके ऐसे फन के लिए कर रहे हो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है. यू जस्ट नीड टू शिफ्ट योर आर्ट वर्क इन टू डिजिटल फॉर्मेट विच इज मार्केटेबल एंड एज अ स्केल. सेकेंड थिंग इज वीडियो एडिटिंग. लोगों को लगता है कि यार वीडियो एडिटिंग तो यार वीडियोग्राफर का काम है या फोटोग्राफर का काम है.
डॉक्टर या का ही काम है। आप वक्त के समझोगे जब आप सीनियर हो जाओगे कि आपको कॉन्फ्रेंस में जाना है कल, और आपकी वीडियो आपको सर्जरी के लिए दिखानी है और आपको एडिट करनी पड़ेगी. सो पीपल जो स्पेशली सर्जिकल स्पेशलिटीज़ में हैं, उनको प्रैक्टिस करना चाहिए. जो केसेस उनको इंटरेस्टिंग लगते हैं, अच्छे लगते हैं, दे शुड गेट अ हैबिट ऑफ एडिटिंग द वीडियोस, बिकॉज करंटली मैनी जर्नल्स एक्सेप्ट वीडियो आर्टिकल्स. एंड अगर वो ना भी करें, आप जहाँ पे भी स्टेज पे खड़े हुए अपनी एडिटेड वीडियो जो कि 4 घंटे की, इसको 2 मिनट में समराइज के प्रेजेंट करोगे ना, इट हैज अ ब्यूटीफुल इम्पैक्ट. बिकॉज एक भीड़ में किसी को कहानियाँ नहीं सुननी, समवन वांट्स अ विजुअल. सो मेडिकल वीडियो एडिटिंग इज अ ब्यूटीफुल आर्ट विच शुड बी लर्न. ये 2 चीज़ें एमबीबीएस स्टूडेंट किसी भी दिन सीख सकता है. और मुझे एमबीबीएस में इसका ज्ञान नहीं था. ये वक्त के साथ मैंने रियलाइज किया कि ये तो एमबीबीएस में ही कर सकता था मैं. अभी तो इनफैक्ट अ लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेज हैव स्पेशल सेक्शंस एंड एरियाज डेडिकेटेड फॉर मेडिकल वीडियोस. मतलब हमारे ऑर्थोपेडिक्स में होता है एक ऑर्थोडोम. उसमें इफ़ योर वीडियो गेट सेलेक्टेड, इट्स बाय अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, इट इज़ सच अ बिग ऑनर. हमारी टीम का भी एक रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट का एक्सेप्ट हुआ है, विच माई मेंटर इज़ गोइंग टू प्रेजेंट. एंड उसमें पूरा वीडियो एडिटिंग का काम है. मुझे 2 दिन लगे, बट आई वुड लव कि अगर कोई होता मेरे पास जो इसको एडिट कर देता. फॉर सम मनी आई एम विलिंग टू गिव, बिकॉज आई डोंट हैव 2 days टाइम. यस, तो वो तो वक्त के साथ ही समझ आया मुझे भी कि इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट टूल. और इसके लिए यू जस्ट नीड टू हैव, एंड मोस्टली आजकल के बच्चे, एमबीबीएस बच्चे हमसे तो ज़्यादा ही टेक सेवी. सही बात है. बहुत सारे स्टूडेंट्स विल एडिट द वीडियो ऑन देयर फोन इटसेल्फ. बट वही बात है कि ये भी रास्ते एग्जिस्ट करते हैं. तो रिसर्च सिर्फ पेपर लिखना नहीं होती. मेडिकल इलस्ट्रेशन एंड वीडियो एडिटिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिसर्च. Perfect. So thank you, Dr. Ravi. You have really done a great job in explaining research. Maybe I should summarize it Yes, sure, first sure, and because correct me if too much has been spoken. So पहली बात तो ज़रूरी क्यों है? Because it gives you a networking opportunity, it builds your CV. But if you are not interested, then also it's fine. It's not a must. But if you do it, and especially if you want to go outside, it's a great thing to do for MBBS also. रेजिडेंट बन गए तो थीसिस तो लिखनी पड़ेगी. देन द स्टेप्स आर टू फाइंड अ गाइड, फाइंड अ मेंटर. उससे पहले इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड लर्न सम स्किल्स लाइक रिसर्च, पेपर पढ़ना, लिखना, स्टैटिस्टिक्स विद आर स्टूडियो यू टोल्ड, एंड ऑल्सो सम वीडियोज़ फ्रॉम यूट्यूब. उनमें कोर्सेज क्या क्या है. एंड देन यू गो टू अ गाइड, आस्क फॉर हिज डेटाबेस, आस्क फॉर हिज mentorship, and then you can start writing, start submitting, publishing. And in fact, if you don't have any of these things, you start with a systematic review or a case report or a simple a letter to editor, as you said. And then dhire dhire you can build upon it and try to have more impactful publications rather than the number, at least after a while. And then you can think, tab to khud hi experience aa jayega. And the best part is for all of you, आप कमेंट में लिखो and you know कि one person out of you will be guided and mentored by Dr. Ravi. And if there are 2 persons, maybe I can chip in as well. Sure. Perfect. So thank you so much.